हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका एमआर एकेडमी पर स्वागत है। तो आज से हम इस पर क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। जिसका पहला जिसका पहला टॉपिक है संबंध एवं फलन। तो इसका ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है संबंध एवं फलन। तो इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जो फलन है उसे जो संबंध है तो संबंध किसे कहते हैं, फलन है तो फलन किसे कहते हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को समझते हैं और इंपॉर्टेंट हेडिंगों को समझते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिकों को। तो जैसा कि इससे स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे एक क्रमित युग्म। क्या समझेंगे? क्रमित युग्म समझेंगे। क्या समझेंगे? क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, तो हम सबसे पहले हम क्या समझेंगे? क्रमित युग्म समझेंगे। तो क्रमित युग्म किसे कहते हैं? तो गणित के अंतर्गत गणितीय वस्तुओं को किन्हीं दो गणितीय वस्तुओं को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? क्रमित युग्म कहलाता है। और इस क्रमित युग्म को ही हम क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणन भी कहते हैं। तो चलिए इसको हम समझते हैं डेफिनेशन के द्वारा। तो डेफिनेशन में समझेंगे तो क्या हो जाएगा कि गणितीय या गणित में किन्हीं दो वस्तुओं को गणित में किन्हीं दो वस्तुओं को, यहां हम लिख सकते हैं गणितीय वस्तुएं। क्या? गणितीय वस्तुओं को एक विशेष क्रम में लिखना ही क्रमित युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रमित युग्म कहलाता है। जब हम गणित के अंतर्गत किन्हीं दो गणितीय वस्तुओं को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करते हैं या विशेष क्रम में लिखते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। ठीक, यहाँ पर नोट पॉइंट ये है कि तो क्या करेंगे इसको या इसमें प्रथम घटक और द्वितीय घटक को अल्प विराम लगाकर प्रथम घटक और द्वितीय घटक के बीच अल्प विराम लगाकर लिखा जाता है। क्या है? अल्पविराम लगाकर लिखा जाता है। किसके अंतर्गत? कोष्टक के अंतर्गत लिखा जाता है। चाहे तो आप लिख सकते हो लगाकर, अल्पविराम लगाकर कोष्टक में लिखा जाता है। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, कोष्टक में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? कोष्टक में लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो बात की गई है किन्हीं दो वस्तुओं को, और जो दो वस्तुएं हैं वो कैसी हो? गणितीय वस्तुएं हो, तो उनको हम एक विशेष क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे? जब हम किन्हीं दो गणितीय वस्तुओं को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं? उन वस्तुओं के जो प्रथम घटक है और जो द्वितीय घटक है, क्या है? प्रथम घटक है और द्वितीय घटक है, उसके बीच में अल्प विराम लगाकर कोष्टक में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कोष्टक में लिखा जाता है। अगर हम इसको प्रतीकात्मक रूप में देखें इसको हम, तो जो प्रतीक होता है ना, प्रतीकात्मक रूप में देखें, किसमें? प्रतीकात्मक रूप में। तो जब हम इसको प्रतीकात्मक रूप में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे A, B। तो ये क्या है? इसको हम बोलेंगे प्रथम घटक। इसको क्या बोलेंगे? प्रथम घटक। और इसको क्या बोलेंगे? द्वितीय घटक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? द्वितीय
घटक। तो फर्स्ट वाला जो है अवयव उसको हम क्या बोलेंगे, प्रथम घटक, और जो दूसरा अवयव है उसको क्या बोलेंगे, द्वितीय घटक। इसको इंग्लिश में प्रथम एलिमेंट, इसको सेकंड एलिमेंट कहते हैं। लेकिन वेयर, जहां ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए और बी बिलोंग्स टू क्या हो, कैपिटल बी, तो यहाँ पर ए और बी ये दोनों क्या है, समुच्चय है। कोई दो अरिक्त समुच्चय है, क्या है, अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है। इसका मतलब ए जो है वो किसका अवयव है, ए जो है वो ए समुच्चय का अवयव है, और बी जो है वो किसका है, बी समुच्चय का अवयव है। तो आपको समझ में आ गया होगा कृमित युग्म हम किसे कहते हैं। जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को, एक वस्तु ये है, एलिमेंट कह लो या अवयव, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, तो जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को एक विशेष क्रम में लिखते हैं, क्या, एक विशेष क्रम में लिखते हैं, तो विशेष क्रम में लिखते हैं, तो उस क्रम को ही हम क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। उस क्रम को हम क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम घटक, और इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय घटक। ठीक है, इसको हम प्रथम घटक बोलते हैं और इसको द्वितीय घटक बोलते हैं। और इनको हम क्या करते हैं, प्रथम और द्वितीय घटक को अल्प विराम लगाकर ब्रैकेट में लिखते हैं, किसमें, कोष्टक में लिखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट लिख लेते हैं। पहला नोट पॉइंट ये है कि a, b, ये जो आपका क्रमित युग्म है a, b ब्रैकेट में, ये जो है वो बराबर नहीं होता है समुच्चय a, b के, क्योंकि यहाँ पर ये क्रमित युग्म है और ये यहाँ पर ये समुच्चय है। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिख लीजिए कि a, b सामान्यतः बराबर नहीं होता है किसके, b, a के। लेकिन जब यहाँ पर क्या हो, a जो है वो b के बराबर ना हो, क्या है, जब a समुच्चय जो है वो b के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर a, b, a के बराबर नहीं होता है। ठीक, तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि क्रमित युग्म में प्रथम और द्वितीय घटक क्या है, वो समान हो सकते हैं। क्या है, क्रमित युग्म में प्रथम व द्वितीय घटक समान हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, जब प्रथम और द्वितीय घटक क्या हो, समान हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इसको भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, क्रमित युग्म बराबर है। क्या है, क्रमित युग्म बराबर है। तो इसको हम बराबर क्रमित युग्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम बराबर क्रमित युग्म भी कहते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रमित युग्म किसे कहते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम समझेंगे कार्तीय गुणनफल किसे कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम इसमें क्या समझते हैं, तो अब हम इसमें समझते हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। क्या, दो समुच्चय का कार्तीय गुणन समझेंगे। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, तत्वों के सभी क्रमित युग्म, क्या, जो तत्व है हमारे पास, जैसे कि एक तत्व ये रहा और एक तत्व ये रहा, तो इन तत्वों के सभी क्रमित युग्म, और यहाँ पर तो क्रमित युग्म कितना दे रखा है, केवल एक ही दे रखा है। यहाँ पर जो क्रमित युग्म दे रखा है कितना, एक ही दे रखा है। तो तत्वों के सभी क्रमित युग्म, ये तत्व है और इनका क्रमित युग्म ये रहा, सभी क्रमित युग्म A बिलोंग्स टू समुच्चय A में बिलोंग करता है और B बिलोंग्स टू समुच्चय B में क्या करता है, बिलोंग करता है, के समुच्चय को, मतलब ये समुच्चय A और समुच्चय B के जो अवयव हैं उनका क्रमित युग्म है। ये समुच्चय A का अवयव क्या है, A, और समुच्चय B का अवयव क्या है, B। तो ये समुच्चय A और B का क्या है, क्रमित युग्म है। तो समुच्चय को समुच्चय A और B का कार्तीय गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन कहते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं,
अर्थात समुच्चय ए तथा बी के सभी अवयवों के सभी क्रमित युग्म को समुच्चय ए तथा बी का कार्तीय गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तीय गुणन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तीय गुणन कहते हैं। जैसे हमने मान लिया कि जैसे हमने माना कि ए का जो अवयव है वो है ए बी, क्या है? ए बी, और तथा बी का हमने अवयव मान लिए 1 और 2। तो यहाँ पर अब हम इसके क्या निकालेंगे? क्रमित युग्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्रमित युग्म निकालने के लिए क्या हो जाएगा? a, 1 a, b, फिर b, 1 b, 2। तो हम इसका कार्तीय गुणनफल निकालते हैं। तो यहाँ पर कार्तीय गुणन जो है वो प्रतीकात्मक रूप में देख लो। क्या है? प्रतीकात्मक रूप। तो कार्तीय गुणन का जो प्रतीकात्मक रूप होता है a गुणा b, ये क्या है? मझला ब्रैकेट लगाएंगे a, b such that a belongs to a और b belongs to b। ठीक, तो जो कार्तीय गुणनफल है उसको प्रतीकात्मक रूप में इस तरीके से व्यक्त करते हैं। जो समुच्चय a और b का जो कार्तीय गुणन है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसका क्या निकालेंगे? कार्तीय गुणन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन हम किसको कहते हैं? जो कार्तीय गुणन है वो हम किसको कहते हैं? a क्रॉस b को कहते हैं। तो और a क्रॉस b हम किसको कहते हैं? a क्रॉस b जो कार्तीय गुणन है वो किसका है? क्रमित युग्म का है। क्या है? क्रमित युग्म का। तो हम इसका क्रमित युग्म बनाएंगे। तो क्रमित युग्म में क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था, क्रमित युग्म में ये पहला वाला क्या होता है? प्रथम घटक। क्या होता है? प्रथम घटक। और दूसरा क्या होता है? द्वितीय घटक। क्या होता है? द्वितीय घटक होता है। ये किसमें बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है किसमें से? ये बिलोंग्स टू है किसमें से? ए में से। और ये किसमें से है? ये बिलोंग्स टू है किसमें से? बी में से। किसमें है? बी में से। तो प्रथम घटक किसमें से आएगा? ए में से। तो ए का ए, और दूसरा किसमें से आएगा? 1 में से। फिर प्रथम घटक किसमें से है? पहले में से। दूसरा किसमें से? दूसरे में से। ये क्रम हो गया। फिर उसके बाद B1, फिर उसके बाद B2। तो ये हो गया क्रमित युग्म। ये इन अवयवों का जो समुच्चय दे रखे हैं, यहाँ पर जो दो समुच्चय दे रखे हैं ए और बी, इनके क्या कहते हैं? दो हमें समुच्चय दे रखे हैं और उनके जो अवयव हैं इनको हम एक विशिष्ट क्रम में लिख रहे हैं। पहले ए के अवयव, फिर बी के अवयव। ये प्रथम घटक, ये द्वितीय घटक, ये प्रथम घटक, ये द्वितीय घटक, ये प्रथम घटक, ये द्वितीय घटक, ये प्रथम घटक, ये द्वितीय घटक। तो पहले प्रथम घटक को इसके सभी अवयवों के साथ क्रमित युग्म में लिखेंगे। तो पहले ए, फिर इसका पहला घटक, फिर इसका ए, फिर इसका ये वाला घटक, फिर बी का पहला घटक है ये, फिर इसका ये वाला, फिर इसका ये। तो हमने क्या किया? इसको एक विशेष क्रम में लिख दिया। और यहाँ पर हमने आपको बताया तो जो कार्तीय गुणन है उसको क्या है? एक समुच्चय के अंदर क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, मतलब महिला ब्रैकेट के अंदर। तो इसको हम क्या करेंगे? मझला ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे। तो ये क्या है? मझला ब्रैकेट के अंदर हमने इसको बंद कर दिया है। तो यहाँ पर ए और बी का ये क्या हो गया? कार्तीय गुणन हो गया। क्या हो गया? कार्तीय गुणन। अब हमें यहाँ पर बी क्रॉस ए का कार्तीय गुणन निकालना हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अब हम यहाँ पर पहले बी के अवयवों को लेंगे, ये 1 और ये ए, और ये हो जाएगा आपका फिर 1 और ये बी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका 2 और ये बी। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 2 और ये यहाँ पर 1A, फिर 1B, फिर 2A और 2B। ठीक है, 2A और 2B। तो ये हो जाएगा आपका A और B। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो A और B क्या है? बराबर नहीं होते हैं।
तो यहाँ पर नोट पॉइंट क्या निकलेगा, सामान्य रूप में, क्या सामान्य रूप में, अगर सामान्य रूप में हम बात करेंगे तो A क्रॉस B और B क्रॉस A ये क्या है, बराबर नहीं होते, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर हो सकते हैं, लेकिन कब, जब A बराबर हो B, A समुच्चय B समुच्चय के बराबर हो तो ये बराबर हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ये है कि A क्रॉस B जो है वो रिक्त जब ही होगा, इनका कार्तीय गुणन जब A बराबर रिक्त हो, मतलब जो समुच्चय A हो वो क्या हो, रिक्त समुच्चय हो, और साथ के साथ B क्या हो, वो भी रिक्त समुच्चय हो, क्या हो, रिक्त समुच्चय हो। तीसरी कंडीशन इसमें क्या होगी, तीसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि A क्रॉस B बराबर नहीं होगा रिक्त समुच्चय के, जब A जो है वो रिक्त समुच्चय ना हो और B जो है वो भी रिक्त समुच्चय ना हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम इससे आगे कराते हैं। तो चलिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, यदि समुच्चय A बराबर 1, 2, 3 और तथा समुच्चय B बराबर PQ है, तो A क्रॉस B का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका हमें कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। क्या करना है, कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। तो इसका कार्तीय गुणन हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या है, दिया है समुच्चय A बराबर क्या दे रखा है, 1, 2, 3 और B बराबर क्या दे रखा है, P, Q, क्या दे रखा है, P, Q। तब हमें क्या करना है, A और B का समुच्चय A और B का कार्तीय गुणन निकालना है। क्या निकालना है, कार्तीय गुणन, जिसको हम लिख सकते हैं 1, 2, 3 कार्तीय गुणन का साइन लगाएंगे और क्या लिखेंगे, P, Q। तो अब हमें क्या करना है, जैसा कि इसमें दे रखा है, पहला अवयव किसका होता है, प्रथम समुच्चय का प्रथम घटक, और द्वितीय अवयव किसका है, द्वितीय समुच्चय का। तो प्रथम घटक इसमें किसका हो जाएगा, जैसा कि इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये कोष्टक में, जो कि ये क्रमित युग्म को दर्शाता है, तो इसको हम पहले क्रमित युग्म में लिखेंगे, तो हो जाएगा 1, और फिर दूसरा घटक हो जाएगा इसका P, फिर इसका पहला घटक ये रहेगा, फिर इसका दूसरा घटक हो जाएगा ये, फिर इसका पहला घटक 1, सॉरी अब नहीं, फिर इसके बाद इसका दूसरा पहला घटक क्या हो जाएगा 2, क्योंकि अब हम पहले वाले में से अवयव में से ले रहे हैं A में से। फिर दूसरा घटक इसका हो जाएगा P, इसका क्या हो जाएगा प्रथम घटक 2, और इसका क्या हो जाएगा Q। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 3P, फिर उसके बाद 3Q। तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम किसके, A घटक, जो हमें A समुच्चय दे रखा है उसके एलिमेंट्स को लेंगे, और फिर दूसरे घटक में हम किसको लेंगे, जो हमें समुच्चय B दे रखा है उसके अवयवों को लेंगे। तो जो क्रमित युग्म होता है उसमें पहले अवयव प्रथम समुच्चय में से आते हैं। ये जो क्रमित युग्म है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म में पहला अवयव जो है वो प्रथम समुच्चय में से आता है, और दूसरा अवयव जो है वो द्वितीय समुच्चय में से आता है। तो प्रथम समुच्चय क्या है यहाँ पर A, और द्वितीय समुच्चय क्या है B। तो इस पहले वाले समुच्चय को इन सभी समुच्चयों के साथ क्रमित युग्म में लिखेंगे, सॉरी पहले वाले अवयवों को इन दोनों अवयवों के साथ, पहले वाले अवयव को इन दोनों अवयवों के साथ एक क्रम में लिखेंगे, मतलब क्रमित युग्म में लिखेंगे। तो पहले 1, P, फिर 1, Q। अब 1 दोनों के साथ हो गया, उसके बाद 2, P, फिर 2, Q। अब 2 को भी हमने इन दोनों के साथ में लिख लिया क्रमित युग्म में। अब 3 को 3, P, फिर 3, Q। तो इस तरीके से इन तीनों अवयवों का द्वितीय समुच्चयों के अवयवों के साथ हमने क्रमित युग्म में लिख लिया है एक विशिष्ट क्रम में। और जब हम इसके साथ में क्या है मंझला कोष्टक लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा,
इनका कार्तीय गुणन बन जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ बताया, कार्तीय गुणन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको कि कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि यदि a बराबर 2, 4, 5 और तथा b बराबर 5, 6, 7 है तो b क्रॉस a ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? b क्रॉस a ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्यूशन अब हमें क्या करना है, दिया है, क्या है, दिया है a बराबर क्या 2, 4, 5 और b बराबर हमें कितना दे रखा है 5, 6, 7। ठीक, तब हमें क्या ज्ञात करना है, तब हमें ज्ञात करना है b क्रॉस a। तो यहाँ पर b के अवयव लिखेंगे 5, 6, 7, फिर क्रॉस, फिर उसके बाद 2, 4, 5। ठीक है, 2, 5। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं। अब हम क्या है तो अब हम इसको लिखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर यहाँ पर हम कर लेते हैं 3 कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ क्या है, हमने 3 कर लिया है, आगे बताएंगे जो नोट पॉइंट है उसको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 3 कर लिया। तो अब हम इसका क्या करेंगे, मल्टीपल। देखो यहाँ पर अब प्रथम समुच्चय ये हो गया, ये क्या है, प्रथम समुच्चय हो गया है। क्या हो गया है, प्रथम समुच्चय। ठीक, और ये क्या है, ये है आपका द्वितीय समुच्चय बन चुका है। अब ये द्वितीय समुच्चय, ठीक है, द्वितीय समुच्चय जो कि कार्तीय गुणन दिया है, उसमें प्रथम समुच्चय क्या है b और द्वितीय समुच्चय क्या है a। तो अब हमें इसका कार्तीय गुणन करना है। तो पहले क्या लिखेंगे, प्रथम समुच्चय के अवयव को, प्रथम समुच्चय के अवयव को द्वितीय समुच्चय के सभी अवयवों के साथ, प्रथम समुच्चय के अवयवों को द्वितीय समुच्चय के सभी अवयवों के साथ एक क्रमित युग्म में लिखेंगे। तो जैसा कि मैं इसको लिखता हूं अब, तो जैसे मैंने 5 को 2 के साथ लिखा एक क्रमित युग्म, अब 5 को 4 के साथ लिखा एक क्रमित युग्म, और 5 को 3 के साथ लिखा एक क्रमित युग्म। अगला क्या है, अगला ये है कि अब क्या है, 5 को हमने सभी के साथ में क्रमित युग्म में लिख लिया है। अब 6 को लिखेंगे, तो 6, 2 क्रमित युग्म, और 6, 4 और 6, 3। तो 6 को भी लिख लिया है। अब लिखेंगे 7 को, तो 7, 2 और फिर 7, 4 और फिर 7, 3। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, मंजिला ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका b क्रॉस a। ठीक, तो अब हमने इसमें पहले अवयव किसके लिए हैं, b के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्तीय गुणन दिया है उसमें पहला समुच्चय क्या है b और द्वितीय समुच्चय क्या है a। इसलिए जो पहले जो अवयव होंगे वो किसके होंगे, b के, और जो बाद में अवयव होंगे वो किसके होंगे, a के। इसका मतलब जो बाद वाले जो सभी अवयव हैं वो किसके हैं, a के, और जो पहले अवयव हैं वो किसके हैं, b के। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कार्तीय गुणन किसे करते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि यदि a क्रॉस b बराबर दे रखा है आपको, यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं, थोड़ा जगह कम है। यदि a क्रॉस b बराबर आपको दे रखा है 1, 2, और थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, यहाँ लिखते हैं। चलिए, यदि a क्रॉस b बराबर दे रखा है आपको 1, 2 और 2, 3, और ये दे रखा है आपको 1, 2 और 2, 3, और यहाँ दे रखा है 3, तो 1, 2 और 1, 3 और 2, 3, और यहाँ दे रखा है 2, 2 और 2, 3। तो ये आपको दे रखा है। तो अब आपको दिया है, क्या है, दिया है, तो a तथा b के अवयव ज्ञात कीजिए। a तथा b के अवयव ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, a क्रॉस b बराबर क्रमित युग्म में दे रखा है 1, 2, 1, 3 और 2, 2 और 2, 3। तो अब हमें क्या करना है, इसमें a
और बी के ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं? ए और बी के अवयव ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। तो क्या है? दिया है, क्या है? दिया है ए क्रॉस बी बराबर क्या दे रखा है? 1,2 और 1,3 और 2,2 और 2,3। तो हमें ये दे रखा है, मतलब ये हमें गिवन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो प्रथम अवयव किसका होता है? पहले समुच्चय के। जो प्रथम अवयव है वो किसमें बिलोंग करता है? समुच्चय ए में। मतलब प्रथम अवयव जो है वो प्रथम समुच्चय को होता है और द्वितीय अवयव जो है वो द्वितीय समुच्चय का होता है। तो इसमें प्रथम अवयव ये है और ये है प्रथम अवयव, और ये है प्रथम अवयव, और ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए के जो अवयव वो हो जाएंगे 1,2। अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो 1 1 दो बार आना चाहिए, 2 2 कितनी बार आना चाहिए? 2 बार। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लो कि समुच्चय के अंदर क्या है? समुच्चय में एक अवयव को केवल एक बार लिखा जाता है। केवल एक बार लिखा जाता है। क्या है? एक बार लिखा जाता है, मतलब उसको रिपीटेशन नहीं होता है, एक बार लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। एक बार लिखा जाता है। तो यहाँ 1 1 है तो केवल एक ही बार लिखा जाएगा, 2 2 है तो केवल एक ही बार लिखा जाएगा। अब इसी तरीके से हम बी के अवयव क्या हो जाएंगे? 2 और 3। यहाँ पर भी 2 और 3, तो इसमें मतलब बी के अवयव क्या हो गए? 2,3। तो ये आपके समुच्चय बी के अवयव हो गए 2,3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों को फाइंड कर सकते हैं और उनका कार्तीय गुणनफल किस प्रकार निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कार्तीय त्रिक गुणनफल। किसको? कार्तीय त्रिक गुणनफल की बात करेंगे। थोड़ा इसमें इंक डाल लेते हैं। ठीक, तो जैसे हमने क्रमित युग्म की बात की थी ना, ऐसे यहाँ पर हम क्रमित त्रिक की बात करेंगे। किसकी? क्रमिक त्रिक। त्रिक का मतलब तीन तीन पेयर, जिसमें तीन अवयवों के पेयर हो। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? यदि यदि समुच्चय ए बी तथा सी के अवयव अवयव क्रमशः ए बी तथा सी है। क्या है? ए बी तथा सी है, तब तब क्रमिक त्रिक। तो तब क्रमिक त्रिक क्या हो जाएगा? तो इसको हम प्रतीकात्मक रूप में लिखते हैं। क्या है? प्रतीकात्मक रूप। तो इसका जो प्रतीकात्मक रूप है वो हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रतीकात्मक रूप में। यहाँ देख लेते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये हो जाएगा आपका मझला ब्रैकेट ए कॉमा बी कॉमा सी, और सच डेट ए बिलोंग करेगा आपका ए समुच्चय में, और बी बिलोंग करेगा आपका बी समुच्चय में, और सी बिलोंग करेगा आपका सी समुच्चय में। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो त्रिक में क्या है, इस तरीके से हम इसका गुणन करेंगे, मतलब कार्तीय गुणनफल इस तरीके से इसको निकालते हैं त्रिक में। पहले वाले ए के अवयव, दूसरे बी के, तीसरा सी के। तो इस पर भी हम एक क्वेश्चन देखेंगे, इसको जब तक आप नोट कर लीजिए। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा जगह कम। ये है कि यदि समुच्चय ए में यदि समुच्चय ए तथा बी में अवयवों की संख्या क्रमशः m तथा n है, तब
तब A क्रॉस B में अवयवों की संख्या, तब A तथा क्रॉस B में अवयवों की संख्या। तो इसको समझना है थोड़ा सा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि सॉल्यूशन यहां पर दे रखा है कि समुच्चय A में अवयवों की संख्या कितनी है n, तो n A बराबर कितना हो जाएगा m, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A के अवयवों की संख्या कितनी है m, तो B के अवयवों की संख्या कितनी दे रखी है n, तब तब A क्रॉस B में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी, एन ए इंटू एन बी। तो यहाँ पर इसमें कितनी थी m और यहाँ पर कितनी थी n, तो क्या हो जाएगी एम एन। इस पर एक एग्जांपल समझते हैं। यदि यदि a बराबर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लेना। यदि a बराबर 1 और 2 तथा b बराबर p q r है, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि हमें A बराबर, समुच्चय A बराबर 1,2 और B बराबर P Q R S है दिए हैं, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। क्या करनी है, A क्रॉस B में अवयवों की संख्या। तो इसके सॉल्यूशन को हम देख लेते हैं। तो इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा, दिया है, क्या दिया है, हमें दे रखा है a बराबर 1,2, समुच्चय a बराबर 1,2 दे रखा है। तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a के अवयवों की संख्या। तो a के अवयवों की संख्या कितनी है, ये जो है इनको अवयव कहते हैं, 1 और 2, तो इसमें अवयव कितने हैं, 2। तथा b बराबर हमें क्या दे रखा है, p q r। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b, तो हम b में अवयवों की संख्या की बात करेंगे, तो इसमें अवयव कितने हैं, 1 2 3, तो इसमें अवयव कितने हैं, 3। तब हमें क्या करना है, तब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं इसमें। तो हमें a क्रॉस b में अवयवों की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है इसका a n इंटू क्रॉस एन ए क्रॉस एन बी, एन ए मल्टीप्लाई एन बी, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ ये फॉर्मूला बताया है इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन ए और एन बी, तो एन ए कितना दे रखा है 2 और एन बी कितना दे रखा है 3, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 6। क्या आ गया 6। तो चलिए अब हम इसमें ये चेक करते हैं कि क्या इसमें अवयवों की संख्या 6 है या नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो इसमें जो क्रमिक युग्म है उसकी संख्या 6 है या नहीं है। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या कहा, a क्रॉस b निकालना है आपको। तो a क्रॉस b का मतलब क्या हो गया, पहले a के लिखे थे अवयव a, 2 और क्रॉस b के क्या है p q r, ठीक है। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, पहले का p के साथ, तो क्या हो जाएगा क्रमिक युग्म 1p, फिर पहले का q के साथ 1q, फिर पहले का r के साथ कॉमा 1 कॉमा r, फिर दूसरे का p के साथ तो 2 कॉमा p, ठीक, फिर कॉमा, फिर 2 का q के साथ तो 2 कॉमा q, फिर 2 का r के साथ, क्या है 2 का r के साथ, ठीक। अभी इसमें कुछ बचा है, 1 का p के साथ हो गया, 1 का q के साथ हो गया, 1 का r के साथ हो गया, ये r है, ठीक है। 1 का r के साथ हो गया, 2 का p के साथ हो गया और 2 का q के साथ हो गया और 2 का r के साथ हो गया। किसके साथ हो गया, r के साथ। तो चलिए अब हम समझते हैं क्या इसमें जो अवयव है क्या सेम है। तो चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो इसमें एलिमेंट्सों की संख्या आ रही है कितनी आ रही है 6। जब हमने इसको
त्रिमित युग्म में बनाकर देखा तो इसकी भी संख्या कितनी आ रही है 6, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब जो कार्तीय गुणन है उसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने अवयव हैं 6। इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। तो इसको हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं जो हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने इनको बनाकर देखा, बनाकर हमने देखा तो ये कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो हमने जो किया है वो आंसर ये सही है। तो आज इतना ही काफी है, बाकी का हम इससे आगे अगली क्लास में देखेंगे जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे का टॉपिक जिसका नाम है रिलेशन। तो कल हम रिलेशन स्टार्ट करेंगे, संबंध, फिर उसके बाद हम फलन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ जैसे संबंध एवं फलन, तो संबंध से पहले हमें क्या है त्रिमित युग्म और कार्तीय गुणन को समझना होता है। तो कल से हम संबंध जो है रिलेशन वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो चलिए मिलते हैं अपने कल अगले सेशन में, तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। साथ के साथ इस वीडियो को आगे बच्चों को शेयर करें, उन बच्चों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए मिलते हैं कल अपने नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।